हेलो गाइस, इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ऐप कंटिन्यू एपिसोड अपलोड करेंगे। एपिसोड 1। सुनसान सड़क पर एक लड़की, तकरीबन 5.5 फीट ऊंचाई, 23-24 साल उम्र, काली गहरी आंखें, गोरा रंग, लाल शादी का जोड़ा पहने हुए भाग रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। तभी उसके पीछे से एक ब्लैक एसयूवी निकल कर आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर उसके पीछे भी बहुत सारी गाड़ियां आके खड़ी हो गई, जिससे वो भाग नहीं पाई। उन गाड़ियों में से काले कपड़े पहने हुए बहुत सारे बॉडीगार्ड उतरे और रास्ता ब्लॉक कर दिया। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने एसयूवी का दरवाजा खोला और साइड में खड़ा हो गया। उस एसयूवी में से एक लड़का, जिसने गोल्डन कुर्ता और रेड धोती पहनी हुई थी, वो बाहर आया। तकरीबन 6 फीट ऊंचाई, उम्र लगभग 29 साल, नीली आंखें, गोरा रंग और इतना हैंडसम कि कोई भी लड़की एक बार देखकर ही प्यार में पड़ जाए। लड़की ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसकी आंखों में डर बढ़ गया। वो लड़का उसके पास आके खड़ा हो गया, जिसकी वजह से लड़की 2 कदम पीछे हट गई। इससे पहले कि वो और दूर जा पाती, लड़के ने उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसके दोनों हाथों को मोड़कर उसकी कमर के पीछे कर दिए, जिससे वो दोनों और करीब आ गए। उस लड़के ने लड़की की आंखों में देखा और कहा, लड़का, मैंने तुम्हें शादी के लिए तैयार होने को कहा था, पर तुम तो भाग निकली। लड़की, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? लड़का, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसलिए। और रही बात जानने की, तो तुम्हें मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूँ, ये काफ़ी है। कुछ देर रुककर, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे बारे में जानो। यह सब कुछ सुनकर उस लड़की की आंखों में डर की जगह गुस्से ने ले ली, और वो उसी गुस्से के साथ बोली, लड़की, अगर मेरी ये औकात नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में जानूं, तो तुम मुझसे शादी करके अपनी औकात क्यों गिराना चाहते हो? ये सुन के लड़के को गुस्सा आ गया और वो अपने दांत किटकिटाते हुए बोला, लड़का, मुझे कुछ भी करने से पहले तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, और लगता है तुम अपने परिवार से प्यार नहीं करती। ये सुनकर लड़की ने कंफ्यूजन में लड़के की तरफ देखा और पूछा, लड़की, मतलब? लड़का, तुम्हारी बहन जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो, वो मेरे पास है। ये सुन के लड़की कुछ देर के लिए सदमे में चली गई और थोड़ी देर बाद अटकते हुए बोली, लड़की, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं? ये सुन के लड़के के चेहरे पे शैतानी मुस्कान आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। फिर उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और उसे एक वीडियो दिखाया, जिसे देखकर उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उस वीडियो में एक लड़की, जिसने सफ़ेद सलवार सूट पहना था, वो थी और उसे एक चेयर से बांधकर रखा गया था। उसकी आंखें बंद थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो। अपनी बहन को इस हालत में देखकर उस लड़की ने लड़के का कॉलर पकड़ लिया और पूछा, लड़की, हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? लड़की की इस हरकत पर लड़के को बहुत गुस्सा आया। उसने अपना कॉलर लड़की के हाथ से छुड़ाया और कहा, लड़का, अपने हाथों को काबू में रखिए। श्रुति, वरना अगर मैं अपने काबू से बाहर आ गया तो आपकी बहन की लाश तक आपको नहीं मिलेगी। ये सुनने के बाद तो श्रुति की आंखों से आंसू जैसे पानी की तरह बहने लगे। उसने अपनी आंसुओं से लबालब आंखों से लड़के की तरफ देखा और पूछा, श्रुति, चाहते क्या है आप? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों पीछे पड़े हैं मेरे? लड़का, तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है फैसला लेने के लिए। तुम क्या चाहती हो, शादी या अपनी बहन की मौत? 2 मिनट तक उस जगह पर खामोशी छाई रही। 2 मिनट बाद श्रुति ने जवाब दिया, श्रुति, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। श्रुति की बात सुनकर लड़के ने लापरवाही से पूछा, लड़का, कैसी शर्त? श्रुति, शादी से पहले मैं अपनी बहन को देखना चाहती हूँ। उसकी इस बात पर लड़के ने एक सरकेस्टिकल स्माइल दी और श्रुति को ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया। लगभग आधे घंटे बाद ब्लैक एसयूवी एक आलीशान विला के आगे आकर रुकी। एक बॉडीगार्ड ने कार का दरवाजा खोला तो उसमें से वो लड़का नीचे उतरा। उसके बाद उसने दूसरी साइड जाकर श्रुति को कार से बाहर निकाला और उसको लेकर अंदर चला गया। अंदर का नज़ारा देखने लायक था। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था, जिसे सुंदर और रंग बेरंगीन फूलों से सजाया गया था। बीच में एक बड़ा सा मंडप लगा हुआ था। मंडप में 2 चेयर लगी हुई थी और पंडित जी शादी की तैयारियां कर रहे थे।
इस सब के बावजूद श्रुति के चेहरे पर एक खालीपन पसरा हुआ था। तभी उसे एक कोने में उसकी बहन चेयर से बंधी हुई दिखी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। श्रुति के मुंह से एकाएक निकला, श्रुति। देवू। देवू को होश आ गया था। उसने जब अपनी बहन की आवाज सुनी तो तुरंत पहचान गई। उसने कहा, देवू दी। श्रुति तुरंत उस ओर जाने लगी तो उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, लड़का, पहले शादी। ये सुनकर श्रुति ने उसे गुस्से से धूकर देखा और देवू से कहा, श्रुति। देवू, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। फिर वह लड़का श्रुति को लेकर मंडप में पहुंच गया और पंडित जी से शादी की विधि शुरू करने को कहा। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किए और कुछ देर बाद दोनों को फेरों के लिए खड़ा किया। दोनों फेरों के लिए खड़े हुए और 7 फेरे लिए। पंडित जी ने उस लड़के से श्रुति की मांग में सिंदूर भरने और गले में मंगलसूत्र पहनाने को कहा। जब उसने श्रुति की मांग में सिंदूर भरा तो थोड़ा सा सिंदूर उसके नाक पर गिर गया, जिसे देखकर पंडित जी मुस्कुरा दिए और कहा, पंडित जी, मांग भरते वक्त सिंदूर अगर नाक पर गिर जाए तो उसे शुभ माना जाता है। कहते हैं, दंपत्ति पर भगवान का आशीर्वाद बना रहता है और प्यार कभी खत्म नहीं होता। उसके बाद वह लड़का श्रुति को मंगलसूत्र पहना देता है। जब वह अपना हाथ वापस ले रहा होता है तब श्रुति की आंख से एक कतरा आंसू बहकर उसके हाथ पर गिरता है, जिससे वह गुस्से में अपनी मुट्ठियों भींच लेता है और अपने मन में कहता है, लड़का, मैं यह सब नहीं चाहता था, पर यह जरूरी है। तुम्हें भी वह दर्द का एहसास होना चाहिए जो तुमने दूसरों को दिया है। तुम भी वही जिल्लत सहोगी जो तुम्हारी वजह से दूसरों ने सही है। वह अपने ख्यालों से तब बाहर आया जब उसके कानों में पंडित जी की आवाज़ सुनाई दी, पंडित जी, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। उसके बाद पंडित जी उठकर चले गए। उनके जाते ही वह लड़का भी उठ गया और उसने हवन कुंड, जिसमें अभी भी अग्नि जल रही थी, उसमें पानी डालकर उसे बुझा दिया। एपिसोड 2। पंडित जी के जाने के बाद वह लड़का खड़ा हुआ और उसने हवन कुंड में पानी डालकर हवन की अग्नि को बुझा दिया। जब से शादी की विधि शुरू हुई थी तब से ही श्रुति जड़वत की तरह बैठी थी। उसने एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा था। जब उस लड़के ने ये हरकत की तब उसने अपनी खाली आंखों से उस ओर देखा। उस लड़के ने श्रुति को उसकी बाजू से पकड़कर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, लड़का, कॉन्ग्रेचुलेशंस एम्स। श्रुति शर्मा और ISHOUD सेड मिसल्स। श्रुति सिंघानिया। ये बोलकर वो हंसने लगा और फिर गुस्से में जो दुपट्टा उसने ले रखा था और जिससे गठबंधन किया गया था उसे खींचकर फेंक दिया। खींचकर फेंके जाने की वजह से गठबंधन खुल गया और यह देखकर श्रुति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने गुस्से से उस लड़के की तरफ देखा। अपने ऊपर श्रुति की ऐसी नज़रों को महसूस करके वह लड़का शैतानी से हंसा और उसने कहा, लड़का, डोंट टेल मी दैट तुमने इस शादी को रियल शादी समझ लिया है। ये बोलकर वह रुका और फिर अपने दांत पिसते हुए बोला, लड़का, नेवर। सुना तुमने, कभी नहीं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा। ये मेरा बदला है और तुम्हारे कर्मों की सजा। अब तुम भी वही बेइज्जती सहोगी जो तुम्हारी वजह से किसी और ने सही थी। INFACT उससे भी ज्यादा सहोगी। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आज से तुम एक छोड़ी हुई औरत कहलाओगी, जिसे उसके पति ने शादी के तुरंत बाद ही छोड़ दिया है। ये बोलकर वह लड़का तुरंत मुड़ गया और बाहर जाने लगा। उसकी आंखें नम थी और उसने उस नमी को छिपाने के लिए अपनी आंखों पर काले चश्मे लगा लिए। बाहर जाते वक्त वह उस कोने के पास रुका जहां देवू को चेयर से बांधकर रखा गया था। उसने पास खड़े बॉडीगार्ड को ओडोर देने वाले लहज में कहा, लड़का, देवू की तरफ इशारा करते हुए, उसे खोल दो और अपनी बहन से मिलने दो। थोड़ी देर रुककर वह फिर से बोला, लड़का, इन दोनों को रात तक घर पहुंचा देना, पर तब तक ये यही रहेंगी। इतना बोलकर वह बाहर निकल आया। जब वह बाहर निकला तो उसने अपने सामने एक लड़के को अपनी गाड़ी से टेक लगाए हुए खड़े देखा। उसे देखकर वह उस ओर बढ़ गया और लड़के के सामने आकर रुका। उसने उससे पूछा, लड़का, यश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर तुम क्यों आए? जिस पर यश ने उस लड़के पर उल्टा सवाल थोपा, यश, राम भाई, क्या आपको लगता है जो आपने किया वो सही था? राम ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, राम, तुम अभी बहुत छोटे हो यह सब समझने के लिए, इसलिए अपने इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। यह सुन के यश ने मुंह बना लिया और कहा, यश भाई प्लीज, अब तो मुझे छोटा कहना बंद करो। मैं पूरे 21 साल का हो जाऊंगा अगले महीने। आप और नील भाई दोनों जब देखो तब मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। यह सुनकर राम के फेस पर स्माइल आ गई और उसने कहा, राम, अच्छा ठीक है, नहीं कहता छोटा, बस खुश।
फिर वह दोनों स्माइल करने लगे। यश फिर से सवाल करता है, यश भाई, अगर एक दिन आपको पता चला कि आप गलत थे और भाभी सही, तब आप क्या करेंगे? राम, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। थोड़ी देर रुककर फिर से, वह तुम्हारी भाभी नहीं है, सो प्लीज डोंट कॉल हर भाभी। यह सुनकर यश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यश, आपने उनसे शादी की है, इस रिश्ते से वह मेरी भाभी हुई, इसलिए मैं तो उन्हें भाभी ही कहूँगा। यश की इस बात पर राम ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे जाते हुए बोला, राम अब चले, हमें एयरपोर्ट जाना है। जिस पे यश ने पूछा, यश एयरपोर्ट? पर हम तो 2 दिन बाद जाने वाले थे ना। राम, हम नहीं, मैं जा रहा हूँ लंदन, बिजनेस ट्रिप पर, तुम 2 दिन बाद सीधे घर जाओगे। जिस पे यश ने अपना मुंह बिगाड़ा और बुदबुदाते हुए बोला, यश जब देखो तब ओडोर ही करते रहते हैं, और सीधा कार में जाके बैठ गया। कार उस विला से बाहर निकल गई। वही विला के अंदर का माहौल कुछ अलग ही था। राम के मुंह से यह सब बातें सुनकर श्रुति अभी तक जड़वत ही खड़ी थी। उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था और न ही उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस एक कांच की सुंदर मोती की तरह लग रही थी, जो बाहर से एकदम जुड़ी हुई और प्यारी पर अंदर से उतनी ही बिखरी हुई थी। जब बॉडीगार्ड ने देवू को छोड़ा तो वह तुरंत भागकर अपनी बहन के पास गई और उसे कसकर हक कर लिया। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए उसने राम को देखा नहीं था, पर वह सब सुन रही थी, इसलिए उसे यह एहसास हो चुका था कि वहाँ क्या हुआ है। श्रुति अपने मन में यही सोच रही थी कि एक पल में उसकी जिंदगी ऐसे कैसे बदल गई। कल तक वह कितनी खुश थी, कल उसकी दादी का जन्मदिन था, उसने और उसके परिवार ने कितनी मस्ती की थी। कल श्रुति का आज कॉलेज के फाइनल ईयर का रिजल्ट आने वाला था, इसलिए वह बहुत टेंशन में थी, पर उसके फैमिली की सपोर्ट की वजह से वह सब भूल गई और उन्होंने बहुत एंजॉय किया था यह दिन। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन इतना बुरा होगा। श्रुति की एक जॉइंट फैमिली थी। उसकी फैमिली में उसके दादाजी रघुवीर शर्मा, उसकी दादी माधवी शर्मा, उसके पापा मनीष शर्मा, उसकी माँ मीनाक्षी शर्मा, उसके चाचा जी अजय शर्मा और उसकी चाची जी कविता शर्मा थी। उसके अलावा उसके 2 भाई और एक बहन थी। उसका भाई तरुण शर्मा जो उससे सिर्फ 2 साल छोटा था और अभी कॉलेज के 2 साल में था। उसका दूसरा भाई कुंज शर्मा और उसकी बहन देवांशी शर्मा उसके चाचाजी के बच्चे थे। अपने परिवार के बारे में याद करके श्रुति की आंखों से एकाएक आंसू बहने लगे और वो देवांशी का निकनेम को गले लगाकर सिसकर रोने लगी। अब तक उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ था, पर राम की ऐसी बातें सुनकर वह टूट चुकी थी। वो बस यही सोच रही थी कि वह अपने परिवार को क्या जवाब देगी जब वे लोग उसे उसकी शादी और उसके पति के बारे पूछेंगे। वह उन्हें कैसे बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ। यही सब सोचकर उसका सर घूमने लगा था। कुछ समय बाद जब देवू को अपने ऊपर भार महसूस हुआ और उसने श्रुति को देखा तो वह घबरा गई और जोर से चिल्लाई। एपिसोड 3। जब देवू को अपने ऊपर भार महसूस हुआ और उसने श्रुति को देखा तब उसे एहसास हुआ कि श्रुति बेहोश हो चुकी है। वो बहुत घबरा गई और जोर से चिल्लाई, देवू दी। देवू ने तुरंत पास में पड़े लोटे से पानी लिया और पानी की कुछ छींटे श्रुति के फेस पर मारी, जिससे वह हल्की होश में आ गई। उसे होश में देखकर देवू ने एक चैन की सांस ली। वहां से निकलने के बाद राम ने यश को अपने दूसरे विला पर छोड़ा और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वह जो भी विला में हो रहा था वह सब अपने फोन में सीसीटीवी कैमरा की मदद से देख रहा था। जब उसने श्रुति को सिसकर रोते हुए देखा तो उसके दिल में टीसी मचने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को चाकू से छन्नी कर दिया हो। उसने अपने मन में सोचा, राम, मन में जिस लड़की की आंखों में मुझे एक आंसू बर्दाश्त नहीं था वो आज मेरी वजह से इस हालत में है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? फिर कुछ सोचकर उसने अपने ख्यालों को झटका और फोन में देखने लगा। जब उसने श्रुति को बेहोश होते हुए देखा तो वह घबरा गया। उसने तुरंत एक बॉडीगार्ड जिसका नाम रंगा था उसे कॉल किया। वैसे तो वह सब देख चुका था पर फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाया। फोन लगते ही उसने तुरंत पूछा, राम, कैसी है वो अब? रंगा, बॉस, वो अब ठीक है, उनकी बहन है, उनका ध्यान रखने के लिए आप चिंता ना करें। यह सुनकर राम ने चैन की सांस ली और रंगा से कहा, राम, रात तक उन्हें ध्यान से घर पहुंचा देना और ज्यादा तबीयत खराब हो तो डॉक्टर को बुला लेना। थोड़ी देर रुककर, याद रहे उसे कुछ होना नहीं चाहिए। रंगा, यस बॉस। इतना सुनकर राम ने फोन रख दिया और वो एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। उसने खुद से कहा, राम, खुद से अगर यहाँ रहा तो शायद मेरा इरादा बदल जाए, इसलिए सही यही होगा कि मैं तुमसे दूर रहूं। थोड़ी देर बाद वह प्लेन में था और प्लेन ने टेक ऑफ भी कर लिया।
वो अपने ही ख्यालों में था। वो यह सोच रहा था कि कैसे वो इसी जगह पर उससे पहली बार मिला था। फ्लैशबैक 6 महीने पहले, दिल्ली एयरपोर्ट, सुबह के 10 बजे। एयरपोर्ट के पास एक ब्लैक मर्सिडीज और उसके पीछे 3 और गाड़ियां आके रुकी। मर्सिडीज में से एक लड़का जिसने डार्क ब्लू कलर का 3 पीस बिजनेस सूट पहन रखा था वह उतरा। उसने अपने फेस पर मास्क पहना हुआ था जिससे उसका पूरा फेस कवर हो रखा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि राम था। राम जैसे ही कार से नीचे उतरा उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी आके लगी जिससे उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई। वो थोड़ा साइड हटा फिर भी वह रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी। अब वह इरिटेट हो गया था। उसने दूसरी साइड जाके रोशनी की तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया। वो रोशनी एक रिस्टवॉच के कांच की थी जो सामने खड़ी लड़की ने पहन रखी थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि श्रुति थी। श्रुति ने उस समय एक वाइट जींस और बेबी पिंक हुडी पहन रखी थी। उसने बालों का एक मैसी जुड़ा बना रखा था जिसमें से कुछ बाल उसके फेस पर आ रहे थे। आंखों में गहरा काला काजल और होठों पर लाइट पिंक कलर का लिपलॉज लगाया हुआ था। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। जब राम ने उसे देखा तो वह किसी के साथ फोन पर हंसकर बात कर रही थी। जब वह हंसती थी तो उसके दोनों गालों पर डिंपल पड़ते थे। वह बहुत ही प्यारी लगती थी। उसके गालों पर डिंपल देखकर तो राम जैसे उसमें खो ही गया था। वह अपने ख्यालों से तब बाहर आया जब उसे एहसास हुआ कि श्रुति उसी की तरफ भागती हुई आ रही है। श्रुति उसके पास पहुंची और उसने राम को अपनी तरफ खींच लिया। राम अपना बैलेंस नहीं बना पाया और वह श्रुति के ऊपर ही गिर गया। वो उसकी काली आंखों में देख रहा था और श्रुति भी उसकी नीली आंखों में कहीं खो सी गई थी। उन दोनों को तब होश आया जब पीछे से बॉडीगार्ड ने राम को पुकारा। बॉडीगार्ड, बॉस, आप ठीक तो है? राम श्रुति के ऊपर से उठा और पीछे मुड़कर देखा। पीछे बॉडीगार्ड ने एक आदमी को पकड़ रखा था जिसके हाथ में चाकू था। यह देखकर राम हैरान रह गया और उसने श्रुति की तरफ देखा जो भी उठ चुकी थी। श्रुति ने जब अपने ऊपर राम की नजरों को महसूस किया तो उसने कहा, श्रुति, ऐसे घुका क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी। थोड़ी देर रुककर कब से आवाज लगा रही थी कि पीछे देखो, पर नहीं, तुम्हें तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। और तुम्हारे ये बॉडीगार्ड्स, इनसे तो अच्छी मैं हूँ, कम से कम तुम्हें बचा तो लिया। जब श्रुति फोन पर बात कर रही थी तब उसने उस आदमी को राम के पास आते हुए देख लिया था। उसने ये भी देखा था कि उसके हाथ में चाकू है। उसने राम को चिल्लाकर बताने की कोशिश भी की थी पर राम तो उसमें ही खोया हुआ था। उसने श्रुति की कोई बात ही नहीं सुनी थी, पर राम के बॉडीगार्ड ने श्रुति को चिल्लाते और भागते हुए देख लिया था। इसलिए उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उस आदमी को पकड़ लिया। श्रुति के इतना सब बोलने पर भी राम चुप था। वो तो सिर्फ श्रुति को ही देखे जा रहा था। जब राम ने कोई जवाब नहीं दिया तो श्रुति इरिटेट हो गई और उसने झल्लाले हुए कहा, श्रुति, अब ऐसे क्या देखे जा रहे हो? कुछ तो बोलो। पर राम तो सिर्फ श्रुति को देखने में बिजी था। उसने अब भी श्रुति की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो श्रुति गुस्से में बुदबुदाई और अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। श्रुति, पागल आदमी। राम उसे तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जिसे देखकर उसके बॉडीगार्ड्स और उसका असिस्टेंट हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने कभी अपने बॉस को इस तरह से स्माइल करते नहीं देखा था। राम अब पीछे मुड़ा और एक पल में उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसके फेस पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था जो कि उस आदमी को देखकर था जो उस पर हमला करने आया था। उसने अपने एक बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा, राम, इसे हमारे सीक्रेट बेसमेंट में ले जाओ और पूछताछ करो कि इसे यहाँ किसने भेजा। बॉडीगार्ड उसे वहां से ले गए। फिर राम अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ा और उसने उसे ऑर्डर दिया, राम, मुझे उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी मेरी फ्लाइट जापान लैंड हो उसके तुरंत बाद। इतना कहकर वह एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गया। यह असिस्टेंट अब भी सदमे में था क्योंकि यह पहली बार था जब उसके खड़ूस बास ने उसे किसी लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, जबकि वह तो हमेशा लड़कियों से दूर ही रहा करता था। कई बार तो उसे लगता था कि उसके बास गया है। असिस्टेंट अपने ही ख्यालों में था जब उसके कानों में राम की आवाज आई। वो कह रहा था, राम, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो और जो कहा है वह करो। मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम भी मुझे दिखाई मत देना। इतना कहकर वह एयरपोर्ट के अंदर चला गया। 8 घंटे बाद फ्लाइट टोक्यो एयरपोर्ट पर लैंड हुई और राम एयरपोर्ट से निकलकर अपनी कार में बैठ गया। उसने कार अपने ऑफिस की तरफ ले जाने को कहा और असिस्टेंट की तरफ देखा। असिस्टेंट समझ गया कि उसके बॉस क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा, असिस्टेंट,
बॉस, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको मेल कर दी है, आप देख लीजिएगा। राम ने हाँ में सर हिला दिया। एपिसोड 4। तकरीबन आधे घंटे बाद कार एक आलीशान बिल्डिंग के आगे रुकती है। एक बॉडीगार्ड आकर कार का दरवाजा खोलता है और राम उसमें से नीचे उतरता है। वह सीधे अपनी पर्सनल लिफ्ट की तरफ जाता है और टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंचती है और राम सीधा अपने कैबिन की ओर चल देता है। अपने कैबिन में पहुंचकर वह लैपटॉप में अपना मेल चेक करता है जो उसे उसके असिस्टेंट ने भेजा था। उसमें श्रुति के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। जैसे ही उसने मेल खोला उसमें सबसे पहले श्रुति की तस्वीर थी जिसमें वह एक पप्पी को अपने फेस के पास लेके खड़ी थी और उसके साथ खेल रही थी। यह देखकर राम के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने आगे की इन्फॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लगभग आधे घंटे बाद जब उसने अपना लैपटॉप बंद किया तब उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। कॉलर आई डी देखकर उसके एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो गए। उसने कॉल रिसीव किया और दूसरी तरफ से आती आवाज को सुनने लगा। दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट अनिल था। उसने कहा, अनिल, बॉस, किसी ने उस लड़की पर हमला करने की कोशिश की है जिसने आज आपकी जान बचाई थी। ये सुनकर राम घबरा गया और उसने अनिल से पूछा, राम, वो ठीक तो है ना? अनिल, बॉस, वह बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले ही उनके पीछे एक बॉडीगार्ड लगा दिया था क्योंकि मुझे पता था कि जिसने भी आप पर हमला करवाया था वह शांत तो बिल्कुल नहीं बैठेगा जब उसे पता चलेगा कि आप बच गए हैं और जिसने भी आपको बचाया है वह उसे भी मारने की कोशिश करेगा। जब उसने सुना कि श्रुति ठीक है तब जाकर उसने राहत की सांस ली और फिर कुछ सोचकर गुस्से से बोला, राम, पता लगाओ कि ये किसने किया, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। अनिल, यस बॉस। कुछ सोचकर राम ने फिर से कहा, राम, श्रुति के पीछे कुछ और बॉडीगार्ड लगा दो जो सीक्रेटली उसको प्रोटेक्ट करे और हाँ, उसे इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि बॉडीगार्ड्स उसके पीछे है। कुछ देर रुककर फिर से, याद रहे उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अपने बॉस के मुंह से यह सब सुनकर अनिल डर गया और उसने डरते हुए जवाब दिया, अनिल, यस बॉस। उसके बाद राम ने फोन रख दिया और अपना काम करने लगा। फ्लैशबैक एंड यह सब याद करके राम के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसने मन में कहा, राम, मन में मैं तुम्हें हमेशा अपने पास और सेफ रखना चाहता था। तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता था पर शायद तुम इस लायक नहीं। INFACT, यू डोंट डिजर्व इट। तुमने जो पास्ट में किया है उसके लिए तुम मेरा प्यार नहीं नफरत ही डिजर्व करती हो। यह सब सोचकर उसने अपना सिर से टीका दिया और आंखें बंद कर ली। 3 साल बाद इंदौर शहर, एक आलीशान सी विला के अंदर, सुबह के 8 बजे। एक लड़की जिसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, हाथों में ग्रीन बेंगल्स, आंखों में काला गहरा काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक, खुले बाल, मांग में भरा सिंदूर और गले में छोटा सा मंगलसूत्र। सादगी में भी कोई इतना खूबसूरत लग सकता है ये उसे देखकर पता चलता था। वह लड़की तैयार होकर विला में बने छोटे से मंदिर के पास गई और आरती की तैयारी करने लगी। मंदिर में राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। तैयारियां हो जाने के बाद उसने आरती करना शुरू किया। लड़की, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया पति में करो आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाओ, सांझ सवेरे तेरे गुण गाओ, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। जब उसने आरती खत्म की और पीछे मुड़ी तो देखा पीछे एक बुजुर्ग आदमी और औरत खड़े थे और उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिन्हें देखकर वह लड़की भी मुस्कुरा दी। वह आदमी बोला, आदमी, भाई वाह, सुबह सुबह तुम्हारे मुंह से आरती सुनकर तो पूरा दिन अच्छा जाता है श्रुति बिटिया। जिस पर श्रुति मुस्कुरा दी और उस ओर चल पड़ी। उसने उस बुजुर्ग आदमी को प्रसाद दिया और उनके पैर छूकर बोली, श्रुति, गुड मॉर्निंग दादाजी। दादाजी, गुड मॉर्निंग बिटिया। फिर श्रुति उस औरत की तरफ आई और उनके पैर छूते हुए बोली, श्रुति, गुड मॉर्निंग दादी। दादी, गुड मॉर्निंग बिटिया। कुछ पल रुककर, क्या बात है, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही है। जिस पर श्रुति मुस्कुराकर जवाब देती है, श्रुति, जी दादी, आज तीज है और मेरा व्रत भी। यह सुनकर दादी के फेस पर से मुस्कान गायब हो जाती है और वह सीरियस होकर कहती है, दादी, क्यों करती है आप यह सब, वह भी उस आदमी के लिए जिसने आपके साथ इतना गलत किया। श्रुति मुस्कुराकर जवाब देती है, श्रुति, किसने कहा कि मैं यह सब उनके लिए करती हूँ? मैं तो यह सब अपने परिवार के लिए करती हूँ क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं ये करूँ तो मैं जरूर करूँगी। मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं है। यह सुनकर दादी झल्ला कर बोली, दादी,
हम आपको समझा नहीं पाएंगे और न ही आप हमारी बात समझ पाएगी, इसलिए आपको जो करना है वह करे। उनकी बात सुनकर दादाजी उन्हें रोकते हुए बोले, दादाजी, क्यों पीछे पड़ी हो सुबह सुबह हमारी बच्ची के? एक तो आज इनका व्रत है और आप इन्हें डांट रही है। दादी, क्योंकि आपकी बेचारी बच्ची हमारी एक भी बात नहीं सुनती। दादाजी, अच्छा ठीक है, अब छोड़ो यह सब बात और यह बताओ कि आपके साहबजादे कहाँ है, जो आपकी हर बात मानते हैं। जिस पर दादी मुंह बनाकर बोली, दादी, वह हमारी नहीं आपकी लाडली की सब बातें मानते हैं और अब भी सो रहे होंगे। श्रुति की तरफ इशारा करते हुए, इनके बिना उनकी सुबह हुई होती है, जब यह उठाने जाएगी तभी उठेंगे ना। दादाजी हंसकर श्रुति को कहते हैं, दादाजी, जाए और जगाए उन्हें, वरना अगर लेट हो गए तो भी आपको ही सुनाएंगे कि आपने टाइम पर नहीं उठाया। जिस पर श्रुति हाँ में सर हिलाती है और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही दादाजी दादी की तरफ देखते हुए कहते हैं, दादाजी, क्यों बेचारी को हर बार उनका दर्द याद दिला देती है? कितनी मुश्किल से संभली है वो, क्या आप नहीं जानती? यह सब सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, दादी, जानती है इसलिए तो चाहते हैं कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और उस इंसान को भूल जाए, पर वह अब भी वही है जहां वो उसे 3 साल पहले छोड़कर गया था। हम उसे ऐसे नहीं देख सकते। दादाजी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंतित ना हो। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए, वह है ना, वह सब ठीक कर देंगे। इतना कहकर वह दोनों डाइनिंग एरिया की तरफ आ जाते हैं। एपिसोड 5। श्रुति ने अपने हाथ में पकड़ी आरती की थाली को वही मंदिर में रखा और किचन की ओर चल दी। उसने किचन में जाकर कॉफी बनाई और कॉफी का कप लेकर सीढ़ियों की ओर आ गई, जो हॉल में बनी हुई थी। ऊपर जाकर वह बड़े से कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए दूसरे रूम के पास आकर रुकी। जब वह दरवाजा खोलकर अंदर गई तो उसने देखा, रूम के किंग साइज बेड पर एक लड़का उल्टा सो रहा है। जब श्रुति ने उसे देखा तो खुद से ही बोली, श्रुति, ये देखो, यहाँ मैं सुबह सुबह दादी की डांट खा रही हूँ और ये महाशय आराम से सो रहे हैं। अभी बताती हूँ इन्हें। इतना बोलकर वह उस ओर चल दी। तब कॉफी टेबल पर रखकर वह बेड के पास गई और उस लड़के के कंधे पर थपथपते हुए बोली, श्रुति, ऋषभ उठिए, आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। यह सुनकर ऋषभ ने नींद भरी आवाज में जवाब दिया, ऋषभ, तारा, सोने दो ना यार प्लीज, क्या सुबह सुबह शुरू हो जाती हो? इतना सुनकर श्रुति ने कहा, श्रुति, सुबह सुबह 9 बज रहे हैं और आपकी 11 बजे इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर आप लेट हो गए तो बाद में मुझे मत बोलिएगा कि मैंने आपको जगाया नहीं। मीटिंग के बारे में सुनकर ऋषभ एकदम से उठ जाता है और कहता है, ऋषभ, ओ गॉड, अगर हम लेट हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ देर रुककर आपने हमें उठाया क्यों नहीं? यह सुनकर श्रुति घुको उसे देखती है और जवाब देती है, श्रुति, तब से तो उठा रही हूँ पर आप तो घोड़े बेच के सो रहे थे, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यह बोलते हुए उसने ऋषभ को कॉफी का मग पकड़ा दिया और बोली, श्रुति, आप जल्दी से तैयार हो जाए और नीचे आ जाए, तब तक मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। फिर वह जाने लगी तो ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ऋषभ, अगर आप हमें मारना ही चाहती है तो ऐसे ही बोल देती, हम खुशी खुशी अपनी जान दे देते। इसके लिए आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? श्रुति कंफ्यूजन में उसकी ओर देखती है और पूछती है, श्रुति, मतलब ऋषभ, आप इतनी सुंदर जो लग रही है, आज तो आप अपनी अदाओं से ही हमें मार देगी। कुछ पल रुककर, आज कुछ खास है क्या जो आप ऐसे तैयार हुई है? जिस पर श्रुति मुस्कुराकर जवाब देती है, श्रुति, जी हाँ, आज तीज है और मेरा व्रत भी। यह सुनकर ऋषभ का हाथ जो कॉफी पीने के लिए उठा था वो वहीं रुक गया और उसने गुस्से में श्रुति की ओर देखकर कहा, ऋषभ, नहीं, आप यह व्रत नहीं रखेंगी। श्रुति ने अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से ऋषभ की तरफ देखा और कहा, श्रुति, ऋषभ, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ऋषभ ने गुस्से से मग नीचे फेंक दिया और चिल्लाते हुए कहा, ऋषभ, फाइन, जो करना है करिए, हम ही पागल हैं जो हमेशा आपके लिए चिंता करते रहते हैं। इतना कहकर वह तुरंत बाथरूम में चला गया और श्रुति भी कांच के टुकड़े उठाकर नीचे चली गई। ऋषभ एक बहुत ही खुशमिजाज लड़का था, उसे गुस्सा बहुत कम आता था, पर जब वह श्रुति को ऐसे सुहागन की सारी रस्में निभाते देखता था तब वह अपने आप को उस पर गुस्सा करने से रोक नहीं पाता था। ऋषभ मल्होत्रा खानदान का एक लौता वारिस और मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का CEO था, जो इंदौर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जिसके ब्रांचेस पूरे इंडिया में थी। जब वह 6 साल का था तब उसके मोम डैड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी।
उसके बाद उसके दादा दादी ने उसे पाला और बड़ा किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कंपनी का सारा काम संभाल लिया था। उन दिनों उसकी दादी ज्योति मल्होत्रा की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए उसने एक केयर टेकर रखने के बारे में सोचा और तब उसकी मुलाकात श्रुति से मेडिकल कैंप हुई और उसने उसे काम का ऑफर दिया। श्रुति को भी उस वक्त नौकरी की जरूरत थी, इसलिए उसने यह जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उन दोनों के बीच रिश्ता कब बॉस एम्प्लॉय से बढ़कर दोस्ती का हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। राम के दिए घाव पर ऋषभ की दोस्ती ने मलहम का काम किया था। दादा दादी भी श्रुति को बहुत पसंद करते थे क्योंकि उसके आने से उनका पोता खुश रहने लगा था। वह लोग उसे अपनी पोती की तरह ही प्यार करते थे। शुरुआत में जब वह लोग श्रुति से उसकी शादी के बारे में कोई सवाल करते तो वह उसे टाल देती, पर समय बीतने के साथ उसने सब कुछ उन्हें बता दिया था। ऋषभ दिखने में बहुत हैंडसम था। 5.9 फीट ऊंचाई, ब्राउन आंखें, गठीला बदन और उसका गोरा रंग। लड़कियां मरती थी उस पर उसने कभी उन्हें नजर उठाकर भी नहीं देखा। ऋषभ श्रुति को तारा कहकर पुकारता था क्योंकि वह मानता था कि श्रुति उसके लिए एक कीमती सितारा है जो उसे उसकी किस्मत ने दिया है। ऋषभ तैयार होकर नीचे आया। उसने एक नज़र श्रुति की तरफ देखा जो डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। फिर उसने अपनी दादी की ओर देखकर कहा, ऋषभ, दादी हम ऑफिस जा रहे हैं। दादी, पर ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए। ऋषभ, नहीं दादी, हमें भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए। इतना कहकर उसने एक नज़र श्रुति पर डाली जो अपना काम करने में बिजी थी और उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। खुद को यूं इग्नोर होता हुआ देखकर ऋषभ और चीर गया और घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने देखा उसका ड्राइवर कार से बाहर खड़ा है। उसने ड्राइवर से कहा, ऋषभ, कार निकालो, हमें लेट हो रहा है। जिस पर ड्राइवर ने डरते हुए जवाब दिया, ड्राइवर, सर वो कार नहीं निकल सकती। यह सुनकर ऋषभ ने गुस्से में पूछा, ऋषभ, क्यों नहीं निकल सकती? तभी पीछे से श्रुति की आवाज आई जो अपने हाथ में एक खाने की प्लेट लेके खड़ी थी। श्रुति, क्योंकि आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया है और बिना नाश्ता किए मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ऋषभ उसे इग्नोर करता है और ड्राइवर से कहता है, ऋषभ, कार निकालो, यह मेरा ऑर्डर है। ड्राइवर थोड़ा अटकते हुए, ड्राइवर, सर, वह कार की चाबी नहीं है। ऋषभ, नहीं है का क्या मतलब? कहाँ गई कार की चाबी? जिस पर ड्राइवर कुछ बोलता उससे पहले ही श्रुति जवाब देती है, श्रुति, मेरे पास है चाबी और आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप ब्रेकफास्ट खत्म नहीं करते। जिस पर ऋषभ झल्ला कर कहता है, ऋषभ, यह क्या बचपना है तारा, हमने कहा ना हमें भूख नहीं है। कुछ पल रुककर, और वैसे भी इंसान को वही चीज़ दूसरों से करने को कहना चाहिए जो उसने खुद की हो। श्रुति, मतलब ऋषभ, आपने ब्रेकफास्ट किया? नहीं ना, तो बस हम भी नहीं करेंगे। जब तक आप नहीं खाएगी हम भी कुछ नहीं खाएंगे और यही हमारा आखिरी फैसला। एपिसोड 6। जब ऋषभ ने यह कहा कि वो तब तक ब्रेकफास्ट नहीं करेगा जब तक श्रुति नहीं करती तो इस पर श्रुति झल्ला कर बोली, श्रुति, आपको तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको 3 टाइम का खाना मिलता है, वरना कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भूखे पेट उठते हैं और भूखे पेट ही सो जाते हैं। कुछ पल रुककर, और मैं आपको पूछने वाली हूँ इसलिए आप यह जिद कर रहे हैं ना? अगर आपको छोड़कर चली गई तब पता चलेगा। इस पर ऋषभ गुस्से से कहता है, ऋषभ, आप कहीं नहीं जा रही, हमें छोड़कर समझिए आप। श्रुति मुस्कुराकर जवाब देती है, श्रुति, नहीं जाओगी अगर आप यह ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो। ऋषभ बेबसी भरे लहजे से, ऋषभ, यह गलत है। आप हर बार इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी हर बात मनवा लेती है। हम आपसे कभी नहीं जीत सकते। श्रुति मुस्कुराकर, श्रुति, जब आपको पता है कि आप मुझसे नहीं जीत सकते तो क्यों उलझते हैं? यह कहते हुए श्रुति ऋषभ को खींचकर गार्डन में बने बेंच पर बिठा देती है और उसके हाथ में प्लेट थमा देती है। श्रुति, आपको आपकी मीटिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं प्रार्थना करूंगी कि आपकी मीटिंग सफल हो। ऋषभ, थैंक्स यार, वैसे भी हमें भगवान के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। कुछ पल रुककर, आपको पता है आज हमारी मीटिंग मुंबई की बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी से है, DS ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, और इस कंपनी के CEO मिस्टर RS इंडिया के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक है। श्रुति, मिस्टर RS, उनका नाम क्या है? ऋषभ, उनका नाम किसी को नहीं पता और न ही कभी किसी ने उन्हें देखा है। उन्हें बिजनेस वर्ल्ड में सब RS नाम से जानते हैं। वो मीडिया के सामने कभी नहीं आए। उन्हें लो प्रोफाइल रहना पसंद है। श्रुति, अजीब आदमी है। इतनी बड़ी कंपनी का CEO है पर किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता।
ऋषभ मुस्कुराकर, ऋषभ, पहले यह कंपनी उनके पापा चलाते थे पर आज से 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। तब कंपनी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तब से आरएस ने कंपनी को संभाला और एक नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। तुम यह भी कह सकती हो कि आरएस के कंपनी को संभालने के बाद एस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का पुनर्जन्म हुआ है। इस कंपनी की पूरे इंडिया में ब्रांचेस है और फॉरेन में भी इनका नाम है। कुछ पल रुककर, अगर हमारी मीटिंग सफल हुई तो यह हमारे लिए बहुत प्राउड की बात होगी, क्योंकि हमारे अलावा पूरी 39 कंपनीज है जो ये डील करना चाहती है। श्रुति, मुझे विश्वास है कि यह डील आपको ही मिलेगी। थोड़ी देर रुककर, वैसे आज पहली बार आपके मुंह से खुद के अलावा किसी और की तारीफ सुनी है। अब तो मिलना पड़ेगा आपके इन आरएस से। मैं भी तो देखूं कौन है ये जिन्होंने आपकी तारीफ के लिए मेरे साथ कंपटीशन किया है। यह कहकर श्रुति हंस देती है। ऋषभ भी हंसते हुए कहता है, ऋषभ, बिल्कुल, अगर हमारी डील फाइनल हो गई तो हम एक ग्रैंड पार्टी थ्रो करेंगे, तब आप मिल लेना उनसे। यह कहते हुए वह खाली प्लेट श्रुति को दे देता है और उसके पास से कार की चाबी ले लेता है। ऋषभ, ओक, तो अब हम चलते हैं और आप आज कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ आराम करेगी। खुद को बिल्कुल नहीं थकाना। अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो हम दोबारा आपको यह व्रत नहीं करने देंगे। श्रुति मुस्कुराकर, श्रुति जी जहाँ पनाह। और कुछ? ऋषभ हंसते हुए, ऋषभ, नौटंकी कही की। कुछ पल रुककर, बाय श्रुति, बाय। इतना कहकर ऋषभ कार की ओर चल देता है और श्रुति घर के अंदर चली जाती है। वही दूसरी तरफ इंदौर में एक आलीशान बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर मीटिंग रूम में। मीटिंग रूम का माहौल बहुत गर्म था। सभी शेयर होल्डर्स डरे हुए थे और प्रेसिडेंट की चेयर की तरफ देखे जा रहे थे। उस चेयर पर एक लड़का रॉयल ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहने बैठा था। उसका ऑरा इतना डरावना था कि अगर कोई दिल का मरीज उसे देख ले तो वही मर जाए। वो सबकी तरफ अपनी हल्की नीली आंखों से देख रहा था। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और अनिल अंदर आया। उसने आकर राम के कान में कुछ कहा और उसकी साइड में खड़ा हो गया। लगभग 5 मिनट तक उस पूरे मीटिंग रूम में शांति छाई रही। उस शांति को तोड़ते हुए राम की कड़क आवाज सबके कानों के गुंजी, जो कह रहा था, राम, मुझे 2 दिनों के अंदर प्रोडक्शन का काम खत्म चाहिए। मुझे नहीं पता आप यह कैसे करेंगे, पर मुझे रिजल्ट चाहिए। इतना कहकर वह तुरंत बाहर निकल गया। उसके पीछे अनिल भी बाहर की ओर चल दिया। बाहर आकर राम ने अनिल से कहा, राम, ड्राइवर से कहो कार रेडी रखे, हम अभी निकलेंगे। अनिल, ओके बॉस। इतना कहकर अनिल ने अपनी पॉकेट से फोन निकला और किसी को मैसेज सेंड कर दिया। फिर वह भी राम के पीछे चल दिया। वह दोनों लिफ्ट के पास आकर रुके और अंदर एंटर हो गए। अनिल ने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ गई। नीचे पहुंचकर राम और अनिल कार की तरफ चले गए। ड्राइवर ने बैक सीट का दरवाजा तो राम अंदर बैठ गया। अनिल भी पैसेंजर सीट पर बैठ गया और ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। अनिल ने ड्राइवर से कहा, एपिसोड 7। ऋषभ अपने कैबिन में बैठा था, तभी उसके डोर पर किसी ने नॉक किया। उसने कहा, ऋषभ, कम इन। दरवाजा खुला और ऋषभ की सेक्रेटरी शीना अंदर आई। उसने कहा, शीना, सर, वो मीटिंग रूम रेडी है। हमने सब प्रिपरेशंस देख ली है और प्रेजेंटेशन भी रेडी है। ऋषभ, ओके, रुककर फिर से, क्या वह लोग आ गए? शीना, नो सर, थोड़ी देर रुककर, पर हमने कॉल करके पता किया है, वह लोग निकल चुके हैं, बस रास्ते में ही है। ऋषभ, ओके, कुछ सोचकर, जब वह लोग आए तो उन्हें सीधा मीटिंग रूम में ले जाना और हमें इन्फॉर्म कर देना। शीना, ओके सर। कुछ पल रुककर, सर, आज शाम को आपकी राठौर कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मीटिंग है, आपको याद है ना? ऋषभ एकदम से, ऋषभ, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। अच्छा हुआ आपने याद करा दिया। कुछ पल रुककर फिर से, हम तो उस डील की फाइल लाना ही भूल गए। कल रात को हम उस पर काम कर रहे थे, उसके बाद हमने उसे अपनी ड्रॉवर में रखा था, फिर हम निकालना भूल गए। शीना, सर, आज शाम को मीटिंग है और हमें फाइल में कुछ चेंजेस भी करने थे। ऋषभ कुछ सोचकर कहता है, ऋषभ, डोंट वरी, हम अभी घर पर कॉल करके फाइल मंगवा लेते हैं। रुककर फिर से, आप एक काम कीजिए, ड्राइवर को घर भेज दीजिए, लंच टाइम तक फाइल आ जाएगी। शीना, ओके सर। इतना कहकर शीना वहां से चली जाती है और ऋषभ किसी को कॉल करने लगता है। कॉल पिक होते ही दूसरी ओर से श्रुति की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी, श्रुति, क्या बात है जनाब, काम के टाइम पर मुझे याद कैसे किया? ऋषभ हंसकर जवाब देता है, ऋषभ, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें कभी भूले हो, और हमारी इतनी मजाल कि हम आपको भूल जाए।
अगर हम आपको भूल गए तो आप तो हमारी जान ही ले लेगी। श्रुति मुस्कुराकर, श्रुति, बिल्कुल, कोई शक। ऋषभ, बिल्कुल नहीं। श्रुति, अच्छा यह सब छोड़िए और ये बताइए कोई काम था आपको? क्यों कॉल किया था मुझे? ऋषभ, हाँ, वो आप एक काम कीजिए, हमारे बैग के साइड वाले ड्रॉवर में एक ब्लू कलर की फाइल है। अभी ड्राइवर घर आएगा, आप वह फाइल उसे दे दीजिएगा। श्रुति, ओके। इतना कहकर वह कॉल कट कर देती है और कुछ सोचकर खुद से ही, श्रुति, खुद से आज मैं आपको एक सरप्राइज देती हूँ। इतना बोलकर वह किचन की तरफ चल देती है। लगभग 15 मिनट बाद एक वी मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के आगे आकर रुकती है। ड्राइवर नीचे उतरकर कार का डोर खोलता है और उसमें से राम नीचे उतरता है। अनिल भी नीचे उतरकर राम के पीछे खड़ा हो जाता है। वह दोनों एंट्रेंस की ओर चल देते हैं। शीना जैसे ही अनिल को देखती है वह उसे तुरंत पहचान जाती है और उनके पास जाकर उन्हें ग्रीट करती है। शीना, गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ शीना एंड आई एम ऋषभ सिर्स सेक्रेटरी। अनिल, गुड मॉर्निंग मिस शीना, आई एम अनिल एंड ही इज मिस्टर आर.एस. हमारी आज मीटिंग है मिस्टर मल्होत्रा के साथ। शीना, या आई नो सर, ऋषभ सर इज वेटिंग फॉर यू, दिस वे प्लीज। इतना बोलकर वह लिफ्ट की ओर चल देती है और राम और अनिल भी उसके पीछे चले जाते हैं। लिफ्ट में पहुंचकर वह टॉप फ्लोर का बटन प्रेस करती है। लिफ्ट के टॉप फ्लोर पर पहुंचने के बाद वह उन दोनों को मीटिंग रूम में ले जाती है और कहती है, शीना, प्लीज हैव ए सीट सर, हम अभी ऋषभ सर को इन्फॉर्म करते हैं। इतना कहकर वह ऋषभ के केबिन की तरफ चली जाती है। केबिन के बाहर पहुंचकर वह डोर नॉक करती है, तभी अंदर से आवाज आती है, ऋषभ, कम इन। शीना डोर खोलकर अंदर चली जाती है। वह ऋषभ से कहती है, शीना, सर, वह लोग आ गए। ऋषभ, ओह। इतना कहकर ऋषभ अपनी चेयर से उठ जाता है और मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। मीटिंग रूम में पहुंचकर वह राम को ग्रीट करता है। ऋषभ, गुड मॉर्निंग मिस्टर आर.एस. राम, गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा। मीटिंग शुरू करे। ऋषभ मुस्कुराकर, ऋषभ, लोग आपके बारे में सच कहते हैं कि आप अपने काम के लिए कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड है। आप एक मिनट भी वेस्ट करना पसंद नहीं करते। राम, लगता है आपने पूरी रिसर्च करके रखी है मेरे ऊपर। ऋषभ, जी बिल्कुल, हम अपने राइफल्स की सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। राम मुस्कुराकर, राम, अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत समय बाद किसी ऐसे इंसान से मिला हूँ जो मेरी आंखों में देखकर मुझसे बात करने की हिम्मत करता हो। आपके साथ काम करने में मजा आएगा। ऋषभ, बिल्कुल, हमें भी यही लगता है। तो मीटिंग स्टार्ट करे। राम हमें अपना सर हिला देता है और चेयर पर बैठ जाता है। ऋषभ भी मीटिंग शुरू कर देता है। मल्होत्रा मेंशन में ब्लेक मर्सिडीज विला के बाहर आकर रुकती है और उसमें से ड्राइवर उतरकर डोर की तरफ चला जाता है। वह डोर बेल बजाता है तो श्रुति डोर ओपन करती है। ड्राइवर, बिटिया वो सर ने फाइल लाने के लिए भेजा है। श्रुति, हाँ, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह ऊपर की ओर चल देती है। ऊपर पहुंचकर वह ऋषभ के रूम से फाइल लेती है और किचन में चली जाती है। किचन में जाकर वह एक बैग उठाती है और बाहर आ जाती है। श्रुति, चलिए। ड्राइवर, बिटिया आपको कहीं ड्रॉप करना है। श्रुति मुस्कुराकर, श्रुति, नहीं, आप मुझे ऑफिस ही ले चलिए, मुझे ऋषभ से कुछ काम है। ड्राइवर्स, ओके। इतना कहकर वह कार का डोर ओपन करते हैं तो श्रुति उसमें बैठ जाती है और ड्राइवर भी कार में बैठकर कार ऑफिस की तरफ मोड़ लेते हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म होती है। ऋषभ की प्रेजेंटेशन से राम बहुत सेटिस्फाइड था और यह डील ऋषभ को मिल जाती है। राम, मस्ट सेड योर PRESENTATION इज टू गुड, सो द जॉब इज योर्स। यह सुनकर ऋषभ खुश हो जाता है और कहता है, ऋषभ, थैंक यू सो मच मिस्टर आर.एस. वी विल नेवर डिस्पॉन्डेंट यू। कुछ पल रुककर चलिए हमारे कैबिन में चलते हैं और बाकी की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं। फिर वह दोनों ऋषभ के कैबिन की ओर चले जाते हैं। कैबिन में पहुंचकर वह दोनों डील के बारे में बात करने लगते हैं। लगभग आधे घंटे बाद वही ब्लेक मर्सिडीज मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुकती है। श्रुति नीचे उतरती है और अंदर की तरफ चली जाती है। अंदर पहुंचकर वह रिसेप्शनिस्ट से ऋषभ के बारे में पूछती है। श्रुति, हाय रीचा, क्या ऋषभ अपने कैबिन में है? रीचा, हेलो दी, थोड़ी देर रुककर, नो ऋषभ सर अभी एक मीटिंग में है, अगर आप चाहें तो मैं उन्हें आपके बारे में इन्फॉर्म कर दूं। श्रुति, नहीं, मैं उनके कैबिन में वेट कर लूंगी, यू डोंट वरी। इतना कहकर वह लिफ्ट की ओर चली जाती है और टॉप फ्लोर का बटन प्रेस करती है।
ऋषभ के ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज श्रुति को जानते थे और उसे पसंद भी करते थे। ऋचा वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट थी और श्रुति ने ही उसे कहा था कि वह उसे मैम ना बुलाकर दी बुलाए। श्रुति को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे मैम कहे, इसलिए उसने ड्राइवर को भी खुद को बिटिया बुलाने के लिए कहा था। ऋचा का काम ग्राउंड फ्लोर पर होने की वजह से उसे पता नहीं था कि मीटिंग खत्म हो चुकी है और ऋषभ और राम अभी ऋषभ के कैबिन में ही है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और श्रुति बाहर निकलती है। जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकलती है उसे वहाँ शीना दिख जाती है। श्रुति, हाय शीना। शीना, हेलो दी। रुककर फिर से आपको कुछ काम था क्या? मैं सर को इन्फॉर्म करूं कि आप आई है? श्रुति, नहीं नहीं, मैं उनका यही वेट कर लूंगी। ये कहते हुए श्रुति अपने साथ लाई बैग को शीना को थमा देती है और कहती है, श्रुति, यह टिफिन है ऋषभ के लिए, क्या तुम प्लीज यह खाना गर्म कर सकती हो? शीना, श्योर दी। इतना कहकर वह बैग लेकर ऑफिस में बने किचन की ओर चल देती है और श्रुति भी ऋषभ के कैबिन के पास चली जाती है। जब श्रुति ने यह कहा था कि वह यहाँ वेट कर लेगी तो शीना को लगा वो बाहर बैठकर वेट करेगी, इसलिए उसने ऋषभ और राम के कैबिन में होने वाली बात श्रुति को नहीं बताई। श्रुति ने कैबिन के पास पहुंचकर जैसे ही नॉक करने के लिए अपना हाथ उठाया उसे याद आया कि ऋषभ तो कैबिन में है ही नहीं। यह सोचकर वह मुस्कुरा दी और कैबिन का डोर खोलकर अंदर चली गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची अंदर का नज़ारा देखकर बुरी तरह चौंक गई। एपिसोड 8। श्रुति ने जब कैबिन का दरवाजा खोला तो उसने ऋषभ को अपने चेयर पर बैठे काम करते देखा। उसने कहा, श्रुति, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही उसने श्रुति की आवाज़ सुनी उसने अपना फेस ऊपर उठाकर श्रुति की तरफ देखा। राम के कानों में जैसे ही श्रुति की आवाज़ गई वह चौंक गया। राम ऋषभ की डेस्क के सामने लेफ्ट साइड पर रखे सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, इसलिए श्रुति ने उसे नहीं देखा था। उसने जैसे ही श्रुति की आवाज़ सुनी वह धीरे से बुदबुदाया, राम, श्रुति। वह इतने धीरे से बोला था कि उसे खुद भी अपनी आवाज़ ना सुनाई दे, लेकिन जैसे ही उसने श्रुति का नाम लिया श्रुति को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। उसके दिल की धड़कन अचानक ही तेज हो गई और उसने पीछे मुड़कर देखा। अपने पीछे किसी को ना पाकर श्रुति को अजीब लगा। तभी उसके कानों में ऋषभ की आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, ऋषभ, तारा, आप कब आई? श्रुति तुरंत कैबिन के अंदर आ गई। जैसे ही राम ने श्रुति को देखा तो बस उसे देखता ही रह गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे रेगिस्तान में भटकते प्यासे को पानी दिख गया हो। राम के साइड में बैठे होने की वजह से श्रुति ने अभी तक उसे नहीं देखा था। राम श्रुति को देखने में इतना खो गया था कि उसे अपने आसपास का कोई होश ही नहीं था। राम ने जैसे ही उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखा तो उसे एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ। उसे विश्वास था कि श्रुति अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ी होंगी, पर उसे यह विश्वास तो कतई नहीं था कि वह अब भी उनकी जबरदस्ती की शादी को निभा रही होंगी। पर जब उसने उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखा तो उसे एहसास हुआ कि श्रुति उसे भूली नहीं है और न ही उनकी शादी को भूली है। राम भी इस शादी को निभा रहा था। वह इतना पावरफुल और रीच था कि कई लड़कियां उससे शादी के लिए मरती थी, पर उसने आज तक किसी भी लड़की को खुद के करीब नहीं आने दिया था। उसकी शादी के बारे में सिर्फ उसके दोनों भाइयों और उसकी छोटी बहन को ही पता था, इसलिए उसकी फैमिली में सब लोग उसे शादी के लिए फोर्स करते थे, पर वह हमेशा ही इस बात को इग्नोर करता था। राम की फैमिली में उसके दादाजी अधिराज सिंघानिया 10 साल पहले उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। एस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की शुरुआत इन्होंने ही की थी। उसकी दादी सावित्री सिंघानिया, उसके पिता आशीष सिंघानिया, उसकी मां सुधा सिंघानिया, उसके चाचा जी अक्षय सिंघानिया, उसकी चाची जी श्वेता सिंघानिया थी। इसके अलावा उसके 2 और भाई और एक बहन थी। वो सबसे बड़ा था। उसके बाद उसका छोटा भाई नील सिंघानिया था। उसका दूसरा भाई यश सिंघानिया और उसकी छोटी बहन सानवी सिंघानिया उसके चाचा जी के बच्चे थे। सानवी घर में सबसे छोटी और एकलौती बेटी थी, जिससे वह सबकी लाडली थी। उन 4 भाई बहन में इतना प्यार था कि वह अपनी छोटी से छोटी बात एक दूसरे से शेयर करते थे। इसलिए ही राम ने अपनी शादी के बारे में उन तीनों को बताया था। उन्हें राम की शादी के बारे में तो पता था, पर वे लोग ये नहीं जानते थे कि राम ने ऐसा क्यों किया और न ही उन्होंने कभी श्रुति को देखा था। श्रुति कैबिन में आकर सीधा ऋषभ की डेस्क के आगे आके खड़ी हो गई और उसने फिर पूछा, श्रुति, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ पल रुककर शीना ने तो कहा था कि आप मीटिंग में हैं। क्या आपकी मीटिंग खत्म हो गई? कैसी रही मीटिंग? क्या हमें वह डील मिल गई? श्रुति के इतने सारे सवाल सुनकर ऋषभ हंसने लगा। वह अपनी चेयर से खड़ा हुआ और श्रुति की तरफ आया।
उसने श्रुति को अपने डेस्क के सामने रखी एक चेयर पर बैठा दिया और खुद दूसरी चेयर पर बैठ गया। उसने श्रुति की चेयर को खुद की तरफ किया और हंसकर बोला, ऋषभ, अरे शांत, हमारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सांस तो ले लो। रुककर फिर से पहले यह बताए आप यहाँ क्या कर रही है? जहाँ तक हमें पता है आप तो आज नहीं आने वाली थी ना? श्रुति, वो मैं तो बस ऐसे ही। ऋषभ, सच सच बताइए, आप कुछ छुपा रही है हमसे? श्रुति, नहीं, वो मैं बस आपके लिए सरप्राइज लेकर आई थी। ऋषभ, कैसा सरप्राइज? श्रुति, वो मैंने आपके लिए लंच बनाया है। ऋषभ हल्के गुस्से से, ऋषभ, क्या हमने आपको मना किया था ना कि आज आप कोई काम नहीं करेगी? आप हमारी कोई बात क्यों नहीं मानती कभी? श्रुति की उत्साह फेस बनाकर, श्रुति, वो आप मुझसे नाराज थे ना, तो मैंने सोचा कि। ऋषभ, क्या सोचा आपने कि आप यूं खुद को थका कर हमारे लिए लंच बनाएगी तो हमें बहुत खुशी होगी? श्रुति झल्ला कर, श्रुति, अच्छा ठीक है, यह सब छोड़िए, मुझे यह बताए कि मीटिंग कैसी रही? हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला कि नहीं? ऋषभ ने मुस्कुराकर, ऋषभ, जी बिल्कुल, हमें यह कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और हम कल से इस पर काम भी शुरू करने वाले हैं। यह सुनकर श्रुति बहुत खुश हो गई और उसने खुशी के मारे ऋषभ को हक कर लिया। ऋषभ ने भी उसे हक कर लिया। राम कब से उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे ऋषभ को श्रुति के इतने करीब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से पर काबू कर रखा था। जैसे ही उसने श्रुति को ऋषभ के गले मिलते देखा तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। ऋषभ श्रुति से अलग हुआ और उसने कहा, ऋषभ, वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ कि आज आप यहाँ आ गई। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। श्रुति, हाँ कहिए ना। ऋषभ, हम चाहते कि इस डील के लिए आप मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से मिस्टर आरएस को असिस्ट करें। श्रुति, ऋषभ, आप जानते हैं ना कि यह मेरी फिल्म नहीं है, मैं तो सिर्फ एक नर्स हूँ। हाँ, यह सही है कि इतने समय तक आपके साथ रहने और आपकी मदद करने से मैंने बहुत कुछ सीखा है, पर यूँ एक डील, वह भी इतनी बड़ी डील के लिए किसी को असिस्ट करना, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ऋषभ उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर, ऋषभ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप यह नहीं कर सकती? आपने भी इस प्रोजेक्ट पर उतनी ही मेहनत की है जितनी की मैंने, और मुझे लगता है कि इस काम के लिए आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। श्रुति, पर वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही ऋषभ ने उसकी बात को काटकर कहा, ऋषभ, पर वह कुछ नहीं, हमने कहा ना आप यह करेगी, हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप यह कर सकती है। श्रुति मुस्कुराकर, श्रुति, ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अपने फैसले पर अफसोस ना हो। ऋषभ, ओके, तो चलिए पहले हम आपको मिस्टर आरएस से मिलवाते हैं, उसके बाद साथ में लंच करेंगे। श्रुति कुछ बोलने को हुई, पर उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए ऋषभ बोला, ऋषभ, हाँ, हमें पता है कि आज आपका तीज का व्रत है, इसलिए आप नहीं खाएगी, पर पास तो बैठ सकती है ना। राम ने जैसे ही सुना कि श्रुति ने तीज का व्रत रखा है तो उसका गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि श्रुति ने उसके लिए व्रत रखा है। ऋषभ की इस बात पर श्रुति ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर कैबिन के गेट की तरफ चल पड़ी। उसे यूं बाहर जाता देख ऋषभ ने उससे पूछा, ऋषभ, कहाँ जा रही है? श्रुति, आप ही ने तो कहा कि मिस्टर आरएस से मिलना है, तो वह बाहर ही होगे ना। ऋषभ, नहीं, वह बाहर नहीं, वहाँ है, राम की तरफ इशारा करते हुए। श्रुति मुस्कुराकर पीछे पलटी, पर जैसे ही उसकी नज़र राम पर पड़ी उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। एपिसोड 9। जब ऋषभ ने श्रुति से ये कहा कि मिस्टर आरएस बाहर नहीं उसके पीछे है, तो श्रुति पीछे पलटी और उसने जैसे ही राम को देखा तो उसके फेस की मुस्कान धीरे धीरे चली गई। राम को देखकर उसे 3 साल पहले की सारी बातें याद आने लगी। वो सब यादें उसके सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी। राम का उसकी बहन को किडनैप करना, उसे शादी के लिए ब्लैकमेल करना, जबरदस्ती उससे शादी करना, उसे छोड़कर जाना, उसे सब याद आ रहा था। वो बुत बनकर वहां खड़ी थी और राम को देखे जा रही थी। राम भी एकटक उसे ही देख रहा था। उन दोनों का ध्यान तब टूटा जब उनके कानों में ऋषभ की आवाज गई, जो कह रहा था, ऋषभ, मिस्टर आरएस, आपको याद है हमने आपसे एक असिस्टेंट के बारे में बात की थी जो मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से आपके साथ काम करेगी और इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगी। राम ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वह अभी भी श्रुति को ही देख रहा था। ऋषभ ने फिर कहा, ऋषभ, तो मिलिए इनसे, यह है हमारी तारा, जो आपके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी। जब ऋषभ ने श्रुति को उसकी तारा कहा तो राम को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक बार ऋषभ की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें श्रुति की तरफ कर ली जो अभी भी उसे ही देख रही थी।
फिर वह अपने शब्दों पर भार देकर बोला, राम, तारा आ। ऋषभ ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, ऋषभ, आई एम सॉरी टू इंटरप्रेट यू मिस्टर RS, बट इन्हें सिर्फ हम ही तारा कह सकते हैं। बाकी सबके लिए यह श्रुति है। यह सुनकर राम ने अपनी मुट्ठियों गुस्से से भींच ली। अगर उसका बस चलता तो वह अभी ऋषभ को अपनी गन से शूट कर देता। उसने अपने विचारों को झटका और श्रुति की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, राम, हेलो मिसेस श्रुति। वह इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही ऋषभ का फोन बजा। उसने फोन उठाकर कॉलर आई अड़ी चेक किया, फिर उन दोनों की तरफ देखकर बोला, ऋषभ, आई एम सॉरी बट ये एक इम्पोर्टेंट कॉल है, हमें इसे रिसीव करना होगा। आप दोनों बात कीजिए, तब तक हम यह कॉल अटेंड करके आते हैं। इतना कहकर वह कैबिन से बाहर निकल गया। श्रुति कुछ कहना चाहती थी पर तब तक वह जा चुका था। श्रुति कैबिन के गेट की तरफ ही देख रही थी। यह देखकर राम को गुस्सा आ गया और उसने जो हाथ श्रुति से हैंडशेक के लिए बढ़ाया था उसी हाथ से श्रुति के एक हाथ की कलाई को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि श्रुति को कुछ समझ नहीं आया और वह अपना बैलेंस नहीं बना पाए, इसलिए सीधा राम की बाहों में जाकर गिरी। राम के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे और उसके हाथ राम की चेस्ट पर। उसने अपना सिर ऊपर उठाकर राम के हैंडसम से फेस की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। श्रुति को अपने इतने करीब देखकर राम के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, राम, हेलो मिसेस सिंघानिया। श्रुति ने अपनी आंखों में गुस्सा लिए उसकी तरफ देखा और अपने आप को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, श्रुति, छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं आप? यह सुनकर राम ने श्रुति के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, राम, तुम बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी वही अकड़ है तुम में। श्रुति, बदलने की जरूरत उसे होती है जो गलत हो, और मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पर भी गलत हूँ। कुछ पल रुककर, और वैसे भी जिसे आप मेरी अकड़ कह रहे हैं वह मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो हर बीतते पल के साथ बढ़ता जाता है। यह सुनकर राम की मुस्कान बढ़ गई और उसकी मुस्कान देखकर श्रुति चिढ़ते हुए बोली, श्रुति, अगर आपका हंसना हो गया हो तो मुझे छोड़ दीजिए। राम ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर किया और उसे वैसे ही पकड़कर खड़ा रहा। श्रुति ने जब देखा कि राम कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है तो उसने भी अपनी कोशिश छोड़ दी, क्योंकि उसे पता था राम एक जिद्दी इंसान है और वह खुद के अलावा किसी की बात नहीं सुनता। इसलिए वह उससे बहस कर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसने एक गहरी सांस ली और राम से कहा, श्रुति, देखिए, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती और मैं जानती हूँ कि आप भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। इसलिए आप ऋषभ से मना कर दीजिए कि मैं यह प्रोजेक्ट नहीं संभाल पाऊंगी और आप मेरे साथ काम नहीं कर सकते। रुककर फिर से मैं खुद मना कर देती, पर अगर मैं मना करूंगी तो वह मेरी बात नहीं मानेंगे, इसलिए आप ही कह दीजिए। श्रुति के मुंह से ऋषभ का नाम सुनकर राम को गुस्सा आ गया और उसने अपने दांत पिसते हुए कहा, राम, अगर ना करूं तो। श्रुति कुछ जवाब देती उससे पहले ही कैबिन का डोर खुलने की आवाज आई। आवाज आते ही राम ने जल्दी से श्रुति को छोड़ दिया और उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। श्रुति ने भी अपने बालों को ठीक किया और पीछे मुड़कर देखा। कैबिन का दरवाजा खुला और ऋषभ अंदर आया। उसने अंदर आते ही कहा, ऋषभर्ष, आई एम सॉरी, वह एक इम्पोर्टेंट कॉल था। आई होप यू डोंट माइंड इट। ऋषभ के उन दोनों के बीच में आने से राम को गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। ऋषभ ने राम से कहा, ऋषभ, हमें लगता है कि आप दोनों के बीच सब बात हो गई होगी और अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। रुककर, वैसे तारा बहुत टैलेंटेड है, वह आपको शिकायत का मौका नहीं देगी, आपको क्या लगता है? राम श्रुति की तरफ देखकर मुस्कुराकर, राम, हाँ, मुझे भी लगता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है। कुछ पल रुककर, मेरा मतलब है मेरे असिस्टेंट के लिए। राम की यह डबल मीनिंग बातें सुनकर श्रुति को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। राम, मैं यह प्रोजेक्ट यहाँ शुरू नहीं कर सकता। मेरे और भी बहुत प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, इसलिए मुझे मुंबई वापस जाना होगा और वहीं से मैं इस प्रोजेक्ट को शुरू करूंगा। रुककर फिर से, इसलिए आपको भी, श्रुति की तरफ इशारा करते हुए, मेरे साथ मुंबई आना होगा। राम की बात सुनकर श्रुति पहले बहुत खुश हुई कि उसे अब राम से रोज रोज मिलना नहीं पड़ेगा, पर उसकी दूसरी बात सुनकर उसके होश उड़ गए। श्रुति के मुंह से एकाएक ही निकला, श्रुति, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। एपिसोड 10। जब राम ने ये कहा कि उसे काम की वजह से मुंबई वापस जाना होगा और श्रुति को भी उसके साथ चलना होगा तो श्रुति ने तुरंत जवाब दिया, श्रुति, बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। श्रुति की बात सुनकर राम और ऋषभ ने उसकी तरफ नासमझी से देखा। ऋषभ ने राम की तरफ देखकर कहा, ऋषभ, एक्सक्यूज अस,
इतना कहकर वह श्रुति का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले गया और कहा, ऋषभ, तारा व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आज आप इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है? रुककर फिर से और मुंबई जाने में क्या प्रॉब्लम है आपको? श्रुति, आप समझ नहीं रहे हैं। कुछ सोचकर अगर मैं मुंबई चली गई तो दादू और दादी का ध्यान कौन रखेगा? ऋषभ, आप उनकी चिंता मत करिए, हम वह सब संभाल लेंगे। आप प्लीज जाने के लिए हाँ कह दीजिए। कुछ पल रुककर आप जानती हैं ना कि यह डील हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर यह प्रोजेक्ट ठीक से कंप्लीट हो गया तो हमारे डैड का सपना पूरा हो जाएगा। इस डील की वजह से मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ब्रांचेस फॉरेन में भी होगी, प्लीज हाँ कह दीजिए। श्रुति कुछ बोलने को हुई पर ऋषभ ने उसकी बात को बीच में ही काटकर फिर से कहा, ऋषभ, आप वहाँ रहने की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नैनो भी तो वही रहती है और अगर आपको उनके साथ नहीं रहना तो आप वहाँ हमारे फ्लैट पर रह सकती है। हमारा एक फ्लैट है मुंबई में, हम सब तैयारी करवा देंगे, पर प्लीज मान जाए। ऋषभ के इतनी बार कहने पर श्रुति मान गई और उसने कहा, श्रुति, ठीक है, अब आप ज्यादा नौटंकी मत करिए। मुझे पता है आज मेरा दाव मुझ पर ही खेल रहे हैं। सुबह मैंने आपको इमोशनल ब्लैकमेल करा और अब आप मुझे कर रहे हैं। यह सुनकर ऋषभ मुस्कुराकर श्रुति के गले लग गया और बोला, ऋषभ, थैंक यू सो मच। राम कब से उन दोनों को देख रहा था। जब ऋषभ श्रुति का हाथ पकड़कर उसे ले गया था तब उसे बहुत गुस्सा आया था, पर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रखा था और जब ऋषभ ने श्रुति को गले लगाया तो उसका गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो खुद ही जानता था कि उसने अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रखा है। अगर उसका बस चलता तो वह अभी श्रुति को उससे दूर करके अपनी बाहों में ले आता। उसे श्रुति पर भी गुस्सा आ रहा था। वह अपने मन में यही सोच रहा था कि राम, मन में, इस लड़की को जब मैंने पकड़ा था तब ये मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी और जब इस लड़के ने उसे गले लगाया तो उसे कुछ नहीं कहा। राम अपने ख्यालों से तब बाहर आया जब उसके कानों में ऋषभ की आवाज गई, जो कह रहा था, ऋषभ, ओके मिस्टर RS, तारा आपके साथ मुंबई जाएंगी। राम, ओके, मेरा असिस्टेंट आपको फ्लाइट का टाइम और बाकी सब इन्फॉर्मेशन मेल कर देगा। रुककर फिर से, मिस्टर मल्होत्रा, क्या मैं अपनी न्यू असिस्टेंट को आज अपनी कंपनी ले जा सकता हूँ? वो क्या है ना, मुझे कुछ डाउट है जो मुझे सॉल्व करने हैं और कुछ और काम भी है मुझे इनसे। यह सब बातें वह श्रुति की आंखों में देखकर बोल रहा था। श्रुति भी उसको ही देख रही थी। उसे उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसे राम की बातों से कुछ हद तक डर भी लग रहा था, पर उसने यह डर अपने फेस पर दिखने नहीं दिया क्योंकि वह राम के आगे खुद को वीक नहीं दिखाना चाहती थी। श्रुति ने अपने आप से कहा, श्रुति, पता नहीं अब क्या चल रहा है इस शैतान के दिमाग में। यह करना क्या चाहते? पहले मुझे मुंबई ले जाना और अब ऑफिस। मैं नहीं जा रही इनके साथ कहीं भी। उसकी सोच पर विराम तब लगा जब उसने ऋषभ की बातें सुनी। ऋषभ, या शो, नाउ शी इज योर असिस्टेंट। इतना कहकर उसने श्रुति की तरफ देखा जो उसे ही घूरकर देख रही थी। उसने श्रुति से कहा, ऋषभ, तारा आप इनके साथ जाए और इनके सभी डाउट्स क्लियर करिए। ऋषभ की बात सुनकर राम के फेस पर शैतानी मुस्कान आ गई और उसने श्रुति की तरफ देखा। श्रुति भी उसकी मुस्कान का मतलब समझती थी। उसे अंदाजा हो गया था कि अब उसके साथ कुछ तो होने वाला है, पर वह अच्छा हो गई और बुरा ये बात वह समझ नहीं पा रही थी। राम ने उसकी तरफ देखकर कहा, राम, चले। श्रुति ने ना चाहते हुए भी हमें अपनी गर्दन हिला दी और उसके पीछे चल दी। कैबिन से बाहर निकलते ही उसका ध्यान शीना की तरफ गया जो किसी से बात कर रही थी। वह शीना के डेस्क के पास गई और उससे कहा, श्रुति, शीना, खाना गर्म हो गया। शीना, यस दी। श्रुति, ओके, तुम एक काम करो, वह खाना ऋषभ को सर्व कर दो, वैसे भी उनका लंच टाइम हो गया है। शीना, ओके दी। इतना कहकर शीना ऋषभ को लंच देने उसके कैबिन की ओर चल दी और श्रुति लिफ्ट की ओर। राम ने श्रुति और शीना की सारी बातें सुनी थी। उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी पत्नी किसी और मर्द की इतनी परवाह करती है। उसका गुस्सा जो अब तक उसने कंट्रोल करके रखा था वह अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। उसने अपनी गुस्से से भरी नज़र से श्रुति की तरफ देखा और लिफ्ट के अंदर चला गया। श्रुति भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में घुस गई। लिफ्ट में जाकर उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया ही था कि उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही किसी ने उसे पीछे खींचा और लिफ्ट की दीवार से सटा दिया। वह राम था जिसने यह हरकत की थी। श्रुति ने जैसे ही राम Ki tarafa dekata akapala ke la usaki sansa hi rukagai. Thank for watching and subscribe.